अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं ग़ुलाम नबी कुमार GN के उर्दू में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, कलमकार से मुलाकात में आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हनीफ तरीन साहब। डॉक्टर हनीफ तरीन साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। डॉक्टर हनीफ तरीन साहब, सबसे पहले आप अपनी पैदाइश, आबाई वतन और तालीम व तरबियत के बारे में हमारे नाजरीन को बताएँ। माई नेम इज़ मेरा नाम डॉक्टर हनीफ शाह ख़ान है, लेकिन मैं जो शायरी में इस्तेमाल करता हूँ वो है डॉक्टर हनीफ तरीन, सिर्फ हनीफ तरीन। मैं 1 अक्टूबर 1951 को संभल के एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं। हमारे रिश्तेदारों में 1858 में मजीद खां साहब को नरौली संभल के पास एक इलाका है, वहाँ बगावत के जुर्म में अंग्रेज़ों ने तोप में भरकर उड़ा दिया था। मेरे वालिद, मेरे चचा, मेरे अब्बा मियाँ अब्दुल क़य्यूम खान साहब स्वतंत्रता सेनानी थे, जनरल शाहनवाज़ खान के सिपाही थे और आज़ादी के बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। वो एक सियासी शख्सियत बन के संभल में उभरे। उसी घराने में मेरी पैदाइश हुई। उस ज़माने में पढ़ने लिखने का इतना रिवाज नहीं था। मेरी वालदा माहिदा गुलिस्तान बोस्तान और कुरान शरीफ पढ़ी हुई थी और हमें वहाँ मकतब में दाखिल कर दिया गया जहाँ हमें कुरान का हिफ्ज़ करना था। मैंने कुरान हकीम 6 साल की उम्र में ख़त्म कर लिया था और उसके बाद उन्होंने मुझे हिफ्ज़ करने के लिए डाल दिया। मैं माना नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं तो अंग्रेज़ी पढ़ूँगा। और इस तरीके से हमें बचपन में ही छोटे थे मैं और मेरा भाई, हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेज दी। हमें स्कूल में भेजा गया रामपुर में जमात इस्लामी के स्कूल में, और वहाँ से हम 6ठी क्लास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मिंटो सर्किल स्कूल में दाखिल हुए। वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, फिर मैं कंपटीशन। मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूं और बचपन से ही शौक़ था। हाई स्कूल में मैं सोचा करता था कि मैं MBBS करूंगा और कश्मीर से करूंगा। हालांकि मेरा सिलेक्शन अलीगढ़ में भी हो गया था और आगरा में भी हो गया था, लेकिन मैंने ज़िद बांध ली वालिद के सामने कि देखिए, मुझे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नॉमिनेट कराइए। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, मेरा प्री मेडिकल में भी 71% नंबर हैं। वो इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, वो आए यहाँ मिसेस गांधी के PS से मिले। बहरहाल वो जनरल शाहनवाज़ खान मुझे लेके कश्मीर गए और मेरा दाखिला 1970 में MBBS में हो गया। वहाँ से मैंने MBBS किया। MBBS करने के बाद चूँकि मैं लोकल नहीं था, दफ़ा 370 के तहत मुझे जो है वहाँ पर MD करने के लिए सीट नहीं मिल सकती थी, लिहाजा मैं अलीगढ़ आया और वहाँ कंपटीशन में बैठा। इत्तेफाक से मेरा MD में एडमिशन हो गया। मैंने वहाँ से MD किया। MD ही नहीं किया, मैं वहाँ डेमोन्स्ट्रेटर मुकर्रर हुआ और उससे पहले कि मैं MD करके वहाँ पे लेक्चरर बनता, सऊदी अरेबिया से एक डेलीगेशन आया और इत्तेफाक देखिए कि मैं पहला डॉक्टर था हिंदुस्तान से जिसने जुगाड़ बंदी करके सबसे पहले इंटरव्यू दिया और मैं सेलेक्ट हो गया। बहरहाल मैं वहाँ चला गया। उसके बाद मैंने कई और डिग्रियाँ ली फ़ॉरेन जाकर। उसके बाद मैं बीच में लौट आया, अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन किया, फिर वहाँ से भी दिल नहीं लगा, फिर मैं वापस सऊदी अरब चला गया और इस तरीके से 30 साल से ज़्यादा सऊदी अरेबिया में और अमेरिका में अपनी ज़िंदगी गुजार के मैं वापस आ गया हूँ। हनीफ तरीन साहब, बतौर शायर आपने अदबी दुनिया में एक अहम शनाख्त बनाई है। उर्दू शेर व शायरी के साथ आपकी दिलचस्पी कब पैदा हुई? देखिए, हमें हाई स्कूल से ही शौक़ था। हाई स्कूल से पहले ही 8वीं क्लास से मुझे याद है कि मैं जब 8वीं या 9वीं क्लास में था तो मैं अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाब शिकवा असबर याद कर लिया था मैंने। और मेरी चच्ची थी, आपने नाम सुना होगा, मिस्टर नदीम तरीन, मेरी चच्ची नदीम तरीन, जिन्होंने अलीगढ़ में हॉल बनाया है और हमारा पूरा ख़ानदान इसी में लगा हुआ है। एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं यहाँ पर हम संभल में उर्दू की। तो मेरी चच्ची मुझसे वो शिकवा और जवाब शिकवा सुनती थी, फिर मुझे इनाम देती थी। तो वो मुझे बचपन से शौक़ था। फिर मेरा जो सर्किल था वो तमाम उन लोगों का था जिनको उर्दू वगैरह से, शायर व शायरी से शौक़ नहीं था। अक्सर मेरे जो फ्रेंड थे वो मालदार घरों के, जो कहते चुप हो
क्या है, फिर शुरू हो गया शायरी। मैं दूसरों के कलाम पढ़ता था, मुझे मजाज पसंद था, मुझे उस ज़माने के जो मशहूर शायर थे अली सरदार जाफरी, जी अख्तरुल ईमान की नज़रें पढ़ता था, वो एक लड़का। जी बहरहाल ये कि शौक़ था, ख़त्म हो गया। उसके बाद MBBS किया। MBBS के अंदर जब मैं मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पहुंचा जी तो वहाँ मैंने एक बात महसूस की कि मेरी कोई शनाख्त नहीं है ख़ास। क्यों? वहाँ के चीफ मिनिस्टर की लड़की शमा कासिम पढ़ती थी मेरे साथ। कासिम साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। शमा गोनी मेरे साथ पढ़ती थी। शमा गोनी के वालिद साहब गोनी साहब भदरवा के रहने वाले थे और वो हेल्थ मिनिस्टर थे। मेरे साथ शिवचरण माथुर का भतीजा और शिवचरण माथुर का लड़का जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे वो मेरे साथ पढ़ते थे। मेरे पीछे एक क्लास VV गिरी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके थे वो भी। तो मुझे यहाँ के अंदाज़ा ये हुआ कि ये जो है बड़ी यहाँ कश्मीर में नॉमिनेशन का चक्कर चलता है और जब बड़े बड़े फैमिली के और बड़े बड़े लोग हैं वो एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन हम तो मैरिज से आए थे, सेंट्रल नॉमिनेशन से आए थे। बल्कि मेरे लिए फ़ोन किया था उस ज़माने में आई के गुजराल साहब ने, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लेटर भी मुझे लिख के दिया था, मैं सादिक साहब के डायरेक्ट पहुँचा था उसको लेकर के, और उन्होंने मुझे कहा था भाई कितने ख़त लाओगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, जब हमें परेशान मत करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ MBBS कर रहा था तो शायरी का शौक मुझे एहसास हुआ कि मेरी कोई कीमत नहीं है। भाई हमने उर्दू में हाई स्कूल किया था, अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू की थी हमने 8वीं क्लास से ही, एलिमेंट्री अंग्रेज़ी। फिर साहब हमने मेडिसिन में आने के लिए जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी की किताबें मगअप कर ली, पूरी रट ली थी, बॉटनी, फिजियोलॉजी। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरा एडमिशन हो गया वहाँ। ये महसूस होने लगा कि भाई ये तो हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। तो वहाँ एक फंक्शन उसी ज़माने में हुआ और वहाँ मैं एक उल्टी सीधी नज़म लिख के ले गया। वहाँ लोगों ने बड़ी पसंद की। फिर मैं दूसरी वहाँ पर स्ट्राइक हो गई स्टाइपेंड के लिए, स्टाइपेंड कम कर दिया था डॉक्टरों का। वहाँ मैंने एक नज़म लिखी और वो उसका नाम उन्वान था डॉक्टर बेचारा। और वो इतनी मज़ाहिया, इतनी अच्छी नज़म थी कि जनाब लोगों ने मुझे सर पे बिठा लिया। बहरहाल कॉलेज के इलेक्शन आए, सेकेंड ईयर में इलेक्शन लड़ा और सेक्रेटरी बन गया मैं वहाँ पर। बाज़ाहिर ज़रूरत बढ़ गई, मैंने शायरी शुरू कर दी। मैं कमाल अहमद सिद्दीकी साहब के पास पहुँचा जो चीफ प्रोड्यूसर ऑल इंडिया रेडियो थे वहाँ पर। उन्होंने मैंने कहा आप मेरी मदद कीजिए, तो उन्होंने कुछ शुरू की नज़में गज़लें मेरी गज़लें मेरी वहाँ पे पेश कराई। उसी ज़माने में भी युवानी आ गया, बशीर शाह साहब उसके इंचार्ज बने और मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिसमें तीसरे नंबर पे मेरे प्रोग्राम मेरी गज़ल युवानी में आई थी और उसके पहले मुशायरे में भी मैं मौजूद था। फिर वहाँ पर मुझे और लोग मिले, फारूक नाज़की साहब मिले, कबीर साहब मिले, और फिर वो इतना शौक़ बढ़ा मेरा कि मैं TV पे आने लगा। मैं तारिक शाह जो वहाँ का एक एक्टर भी हुआ है उसके साथ मैंने काम किया। परवेज़ आया, वो मेरा नौकर होता है एक ड्रामे के अंदर, और मैंने उस ज़माने में 3.5 घंटे का ड्रामा किया जिसके अंदर मैं विलन का रोल मैंने अदा किया। 3.5 घंटे का ड्रामा उस ज़माने में आसान नहीं था। आजकल तो रोज़ाना आते हैं, उस ज़माने में 1 घंटा आता था ड्रामा। उसके जो प्रोड्यूसर थे वो मिस्टर गोस्वामी थे, पूरा हिंदुस्तान जानता है। बुनियादी तौर पर हम पूछना चाहते थे कि शेर व शायरी का शौक आपको कश्मीर से बस कश्मीर से लगा, आगाज़ शायरी का कश्मीर से किया आपने? बिल्कुल। तो मतलब ऐसा माहौल मिला आपको कश्मीर में शायरी करने का, और लोग ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद थे उन दिनों। कमाल अहमद सिद्दीकी रेडियो में थे, आप जानते हैं, आपके उनके साथ मरासिम रहे और इस तरह आपने। हामिद जी कश्मीरी साहब ने मेरी नज़मों को वो किया है, क्या बोलते हैं उसे, पेश किया है। आइए अब आपको हनीफ तरीन की नज़म सुनाते, मेरे पास वो टेप भी है। मेरे बहरहाल ये कि मेरा बड़ा ज़माना रहा। उस ज़माने में वो प्रोफेसर भी नहीं हुए थे। हामिद जी साहब से मेरे ताल्लुकात थे, बड़े बड़े जो लिखने वाले थे सबसे मेरा आना जाना। बहरहाल ये कि मैं वहाँ मशहूर होता गया शेर व शायरी में। शायरी में आप किन से इस्लाह लेते थे? देखिए मैंने इस्लाह शुरू में उन्होंने मेरी शायरी पर कलम लगाया है। शायरी में क्या, वो उल्टी सीधी नज़मों को ठीक कर दिया कमाल अहमद सिद्दीकी साहब ने, बात ख़त्म हो गई। फिर मैं बाकायदा लिखने लगा, फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी के पास जाने की।
میرے دماغ میں یہ خناس سوال ہو گیا کہ استاد کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس زمانے میں یعنی کشمیر کے اندر شب خون لے کے آیا کرتے تھے, 20ویں صدی لے کے آیا کرتے تھے, شمع لے کے میں آیا کرتا تھا ہر مہینے پڑھتا تھا. مجھے سمجھ میں آیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کو اچھی اردو آتی ہے اور رتم ہے تو آپ شاعری کیجیے. اور اس کا پھر میں نے ذکر بھی کیا ہے شاعری بس شاعری پابند کیا, آزاد کیا. جو دائروں میں بند ہیں ان سے کہو تم یہ حنیف, ہے شاعری بس شاعری پابند کیا آزاد کیا. تو اس زمانے میں شوق ہوا, خوب شوق کیا, وہ پاگل پن تھا ایک قسم کا. اتنی شاعری کی, اتنا پروگراموں میں ہم منہمک ہو گئے وہاں کہ یہ بھول ہی گئے کہ ہم MBBS بھی کر رہے ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں کمال احمد صدیقی صاحب کے پرتاپ پارک میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں شمیم آگر آتے ہوئے بچلک کے بولے, کیا ہے بھائی تم کوئی ایکٹر ہو کیا ہے؟ جہاں دیکھو حنیف ترین ڈراموں میں آ رہے ہیں, حنیف ترین غزلیں پڑھ رہے ہیں, حنیف ترین تمہیں شاعری کرنی ہے. ڈاکٹر ڈانٹا مجھے, اور دونوں نے مل کے مجھے صاحب اتنی میری کھنچائی کی. اس وقت مجھے کمال احمد صدیقی نے کہا تھا اللہ انہیں جنت نصیب کرے کہ کیا بننا چاہتے ہو, ڈاکٹر, ایکٹر یا جوکر؟ تو میں نے کہا بھائی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. بولے اس سے کچھ نہیں ملے گا, ہم آپ سے انٹیلیجنٹ ہیں, ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. وہ بولے کیا کہتے ہیں, وہ MP بھی بن گئے تھے اس وقت, شمیم احمد شیبی مرحوم. بولے آپ مجھے دیکھو میری شہرت سب کو, لیکن میں لگا رہا سیاست پہ لگا رہا, آئینہ نکالتا ہوں اس میں بھی سیاست کے اوپر. آپ کے وہاں لوگ تھے جنہوں نے آپ کی تربیت کی, ذہنی تربیت, انہوں نے میری اتنی ذہنی تربیت کی کہ مجھے یاد ہے میں سگریٹ پی رہا تھا, میں سگریٹ کمال احمد صدیقی کی اس سے بجھایا زمین پہ اور کہا آج کے بعد نو شاعری, پڑھائی پڑھائی پڑھائی. انہوں نے مجھے 2 باتیں کہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے, چھوڑو تم اتنے ذہین آدمی ہو, اتنی محنت اگر تم پڑھائی پہ کرو اور اچھے ڈاکٹر بن کے نکلو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. یہی بات مجھے میرے پرنسپل نصیر احمد شاہ نے گئی, اور آپ کو پتہ ہے مجھے یہی بات آپ کے شیر بابر جناب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے بھی کہی. وہ ایک عجیب واقعہ ہوا تھا, اور وہ ایسا واقعہ تھا کہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں. میں اتنا ڈرا ہوں اس دن, میں شاید اتنا کبھی ڈرا ہی نہیں, میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. اس میں کیا آپ کا جو ہال ہے سری نگر میں, کیا نام ہے, ٹیگور ہال کے اندر, پہلے سنیے آپ, میں اتنا مشہور ہو گیا کہ جناب جب شیخ صاحب کو پاور میں لایا جا رہا تھا تو ایک فنکشن ہوا جس میں گورنر بھگوان صاحب بیٹھے ہیں, لون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن منسٹر, ایک شاہ صاحب کیا نام تھا ان کا, ارے بھی آ جائے گا یار, وہ ہیلتھ منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہ بھی شاہ صاحب, ادھر وہ ہمارے پرنسپل وہ بھی شاہ صاحب, ادھر سامنے بیٹھے کرن سنگھ صاحب منسٹر آف انفارمیشن اینڈ منسٹر آف ہیلتھ اس زمانے میں تھے وہ. تو میں جہاں نظر پڑی وہاں پہ کہ شاہ تو گزرے ہیں دنیا میں ہزاروں پہلے, سب نے قائم کیے اپنے ہی سطوت کے نشاں, سب کو یہ فکر تھی نام ان کا رہے گا زندہ, مسجدیں مقبرہ پتہ نہیں بڑی اچھی. ہاں, لیکن جس شاہ کا میں ذکر کروں گا یارو, وہ بھی معمار نئے دور کا کہلاتا ہے. 4 شاہ بیٹھے تھے ہمارے ہیراوی ڈپارٹمنٹ فزیالوجی کے, GM شاہ, ہیلتھ منسٹر وہاں کے شاہ, ہمارے نصیر احمد شاہ, اور وہاں کے بادشاہ کا بیٹا شاہ. اب سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں. اب کیا, لیکن میں جس شاہ کا ذکر کروں گا وہ بھی معمار نئے دور کا کہلاتا ہے. ہاں, یہی شاہ نصیر احمد پرنسپل اپنے مشفق, استاد, منتظم اور ایک دوست عزم کو جن کے دعا دیتے ہیں سب شمس و قمر. آج کی تازہ خبر ہے صاحب یہ کہا تو لوگوں نے. ناظرین, ڈاکٹر حنیف ترین صاحب کی زندگی اور ادبی صنعت کے بارے میں بہت سے دلچسپ واقعات جڑے ہیں, جاننا تو بہت چاہتے ہیں لیکن وقت کی پابندی ہوتی ہے. اور بھی بہت جانیں گے, لیکن فی الحال پروگرام ہے, بہترین معالج ہیں. آپ نے زندگی کے بہت ہی قیمتی 30 سال سعودی عرب میں گزارے. جی, کیا سعودی عرب میں بھی آپ شعر و شاعری کرتے رہے؟ ارے صاحب وہاں اس کے علاوہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں تھا. خالی اوقات میں ہم جب بھی ہوتے تھے شعر و شاعری کرتے تھے. کیوں؟ بولنے پہ پابندی, کچھ کہنے پہ پابندی, نہیں سمجھے آپ,
फ्री लाइफ की पाबंदी, वो हिंदुस्तान की तरह आज़ाद मुल्क थोड़ी था, जी बिल्कुल थोड़ी है। अब भी वहाँ लोग संगीनों के नीचे दबे हुए हैं, कोई बोल नहीं सकता, बादशाह हाथ है। तो जाहिर है हमें जो खाली वक्त बकवास करने का मिलता था वो हम बकवास नहीं करते थे, कलम के ज़रिए बकवास किरतास पे करते थे। और वो होते होते आज ये नौबत है कि 24वीं किताब भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 किताबें और, हे गौ माता, औरत, ये 2। डॉक्टर हनी तरीन साहब ने बहुत शायरी की, मतलब उर्दू ज़बान और की बहुत खिदमत की है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और अरबी में भी किताबें लिखी हैं, अरबी ज़बान में। इनसे जानते हैं कि कितने मजमूए कलाम इनके शाया हो चुके हैं अभी तक। मेरा 24वां मजमूआ कलाम लोगों के हाथ में आ चुका है। जी, मेरी इब्तदा हुई, मेरी पहली किताब थी। आपके पास हो तो दिखाएं अभी। मैंने ज़िंदगी में यही सोचा था कि इस किताब के बाद कभी नहीं लिखूंगा। जी, और मेरी उस किताब का नाम था रबाब सहरा। रबाब सहरा इसलिए कि मेरी बेटी का नाम भी रबाब मैंने रखा था। रबाब मुझे बहुत पसंद नाम है। रबाब सहरा आई और उस किताब का रस्म इजरा हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मरहूम आई के गुजराल साहब ने इजरा किया। और कौमी ये जो है उर्दू एकेडमी जहाँ के अतर फारूकी साहब वो हैं आजकल, और वो कराया मेरे अजीज़ दोस्त ने, मीम अफजल साहब ने, जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। उसमें बड़ी बड़ी शख्सियात थी वहाँ पर। उन्वान चिश्ती, हमने उनको भी बुलाया था, गोपीचंद नारंग को, लेकिन चूँकि गोपीचंद नारंग साहब और उन्वान चिश्ती साहब दोनों प्रोफेसर रह चुके थे जामिया में, इसलिए उनकी कुछ अनबन थी। तो गोपीचंद नारंग साहब ने आया, उनकी जगह उन्वान चिश्ती, उनकी जगह। अरे साहब वो सजी हुई है। और मुझे याद है कि मेरा अजीज़ तरीन दोस्त एक्स मिनिस्टर ऑफ HRD मिस्टर ए फातमी भी बैठे हुए हैं। और फातमी साहब ने वहाँ तकरीर में कहा था हमारा हनीफ तरीन साहब से बड़ा पुराना रिश्ता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, मारूफ सियासतदान, उदबा और शुरा ने आपकी किताब का इजरा किया, पहली किताब का, जिसका नाम रबाब सहरा था। उसके बाद भी किए, वाइस प्रेसिडेंट ने, प्रेसिडेंट ने, जारी और सारी है। आपकी जो बाकी किताबें हैं, मजमूआ कलाम है, आपके पास मौजूद हैं इस वक्त। हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि डॉक्टर हनी तरीन साहब की जो शेरी खदमात हैं किताबों की सूरत में हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। दिखाएंगे नाज़रीन को इन किताबों के सरवर और उनमें शाया मज़ामीन। देखिए ये मेरी दूसरी किताब है, पहली रबाब सहरा थी, ये मेरी दूसरी किताब है। ये डॉक्टर हनी तरीन साहब की किताब सहरा किताब है, किताब सहरा। और देखिए इसके पीछे किसने लिखा है। उस आदमी ने लिखा है जिसका नाम था अख्तरुल ईमान, जिसने किसी की किताब पर आज तक नहीं लिखा, कोई दावा नहीं कर सकता। जिंदगी में एक आदमी पर लिखा, मीरा जी पर, और मीरा जी पर मजमून ने लिखा। मीरा जी तो उनको इश्क था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने उर्दू को नई डिक्शन दी, इन्हीं लोगों ने उर्दू नज्म को उन पाबंदियों, उन जकड़बंदियों से निकाला जो आज साफ है। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, तो सब किताबों के बारे में जानते हैं मुख्तसर अंदाज में। इस किताब में हनी तरीन की शेरी कायनात मजमून लिखा है गोपीचंद नारंग साहब ने, और एक मजमून किताब सहरा पर वज़ीर आगा ने लिखा है। हनी तरीन की नफसी कैफियत में तख्लीकियत शनासी, ये मनाजिर आशिक हरगानवी का इसमें मजमून है। और इस किताब में बहुत सी असनाफ मौजूद हैं इन्होंने लिखा है। इनकी नज़में हैं, गज़लें हैं, और मुख्तलिफ वाक़यात पर उन्होंने आगे चलते लिखे। बहरहाल ये मेरी किताब सोना चांदी हीरा है, इसका नाम है ज़मीन लापता रही। इस किताब का मुकदमा शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने लिखा है, और इस किताब पे दिल खोल कर कलम चलाया है किसने? हामिदी कश्मीरी साहब ने। और इसके मज़ामीन के बारे में ये बताएंगे कि किन लोगों ने क्या लिखा है। कि फ्लैप पर लिखा है जनाब अहमद नदीम कासमी ने कि हनीफ तरीन की शेर, आप ज़रा पढ़ के सुनाइए छोटा सारा, मत पहला भी। इस किताब के फ्लैप पर लिखा है अहमद नदीम कासमी साहब ने, हनीफ तरीन की शायरी नेचर और इंसानी ज़िंदगी के अज़ली वाबदी इर्तिबात और इम्तिजाज की आला तरीन मिसाल है। अब आला तरीन कोई इतना बड़ा आदमी लिख जाए तो मैं अब भी नहीं हूँ आला तरीन। अरे साहब
एक से एक बड़े हैं, सितारों से गज़ल में कम ही ऐसे मकामात वारिद होते हैं जो इस कैफियत से महरूम हैं, वरना उनकी तमाम शायरी आसमान और ज़मीन, फितरत और इंसान, मावरायत और हकीकत के मिलाप की नुमाइंदा है। हनीफ तरीन की बेशतर नज़में मुख्तसर हैं जिनमें उन्होंने जज्ब व एहसास के किसी न किसी तासुर का इजहार निहायत फ़नकाराना जमाल के साथ किया है। बहरहाल और भी लिखा है इन्होंने, बहुत अच्छी बातें कही हैं अहमद नदीम कासमी साहब ने। नसीर अहमद नासिर साहब इस वक्त के बड़े शायरों में थे। उन्होंने लिखा है, यूँ तो हर अच्छे शायर के हाँ लफ्ज़ियात और शेरियात का अलहदा निज़ाम और एक इनफरादी जहान मुआनी होता है, लेकिन बहुत कम शायर ऐसे होते हैं जो सही मानों में लफ्ज़ों को नए मफ़ाहिम से आशना कर पाते हैं। डॉक्टर हनीफ तरीन का शुमार इन मौजूद चंद शुअरा में किया जाना चाहिए जिन्होंने लिसानी तश्कीलात और नई शेरियात का दावा बांधे बगैर अपनी शायरी में अल्फाज को नई मानवियत और नए तरीक़ेकार से हमकिनार किया है। बहरहाल और भी शायरी की हैं उन्होंने, नसीर अहमद नासिर ने और अलीमुल्लाह हाली साहब का भी इसमें फ़लाइफ शामिल है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। ये हनीफ तरीन साहब की दूसरी किताब थी, ज़मीन लापता रही। और एक किताब है किश्ते गज़ल नुमा। ये हनीफ तरीन साहब की तीसरी किताब है, तीसरा मजमूआ कलाम है। आप देख सकते चौथा हैं, ये जानेंगे इनके सारे मजमूआ कलाम के बारे में। देखिए ये इस किताब का सरवर्क है और इसके पीछे हनीफ तरीन साहब की खूबसूरत तस्वीर, खूबसूरत दिलनशीन तस्वीर। अरे साहब तस्वीर से नहीं होता है, मैं पहला और आखिरी शायर हूँ जिसकी पूरी एक किताब गज़ल नुमा के ऊपर हो। गज़ल नुमा यानी एक शेर छोटा, एक बड़ा, एक बहर सेम रहनी चाहिए, रिद्म सेम रहनी चाहिए, लेकिन शेर बड़े छोटे कर सकते हैं। और ये रद्द अमल था आज़ाद गज़ल के ख़िलाफ़। देखिए इसमें गज़लें हैं और इसका मुकदमा लिखा है एक मारूफ नाक़िद ज़हीर गाज़ीपुरी साहब ने। इनकी गज़लों का एक अलग और मुनफरद आहंग रहता है। हनीफ तरीन साहब यकीनन उर्दू गज़ल के एक मारूफ शायर हैं अहद हाजिर में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये वो मजमूआ कलाम है जिसने उर्दू शायरी की दुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया। इसका नाम है अबाबिलें नहीं आईं। ये देखिए, हमें उम्मीद है कि नाजरीन हनीफ तरीन साहब की इस शेरी खिदमात को सराहेंगे और इनको इसे तक़वियत मिलेगी, हौसला मिलेगा। इस किताब में शबनमी ख्वाबों से दूर सहरा में डॉक्टर अहमद सज्जाद का मजमून है और फारूक नाज़गी साहब ने भी इस पर लिखा है, धरती पूजा की एक और मिसाल। तो ये देखिए इसमें प्रोफेसर निसार अहमद फारूकी जो मोहताज तारुफ नहीं है, उनका भी एक मजमून शामिल है। तो और भी रायें लिखी हैं इस पर मुख्तलिफ नाक़िदीन ने, अपने वक्त के मुख्तलिफ नाक़िदीन ने, जिनमें शकीलुर रहमान, वज़ीर आगा, जोगिंदर पाल, कमर रईस, सलाहुद्दीन परवेज़, हक्कानीउल कासिमी, नसीम अहमद नसीम और अब्दुल मनान तर्जी साहब शामिल हैं। यकीनन हनीफ तरीन साहब इस अहद के नहीं बल्कि बहुत आगे के शायर हैं। ये इनकी एक और मजमूआ कलाम है, अबाबिलें नहीं आईं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये हनीफ तरीन साहब का ये दिखाएं, भाई दनिल बताएं, बाद में दिखाएंगे। ये है लफ्ज़ों में ज़िलज़ाल को बस ज़िलज़ाल उतर कर देखा, या आपको इसको ज़िलज़ाल नाम भी दे सकते हैं। ये हनीफ तरीन साहब का एक मजमूआ कलाम है और इसमें इनकी नज़में हैं, गज़लें हैं। हक्कानी अल-कासमी ने वो लिखा है इस पर हक्कानी अल-कासमी साहब ने लिखा है और बड़ा मजमून। ये देखिए इसका सरवर देखिए और इसकी जो पुष्ट पर तस्वीरें दी गई हैं, ये इसमें गहराई है, अलामती अंदाज में वो चीज़ें बयान करती हैं जो हनीफ तरीन साहब की शायरी में आप देख सकते हैं, मुताला करके उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूए शमीम, किताब का नाम है रूए शमीम से नुज़हत इश्क की बहती है या रूए शमीम। ये इस किताब का सरवरक है और ये देखिए हनीफ तरीन साहब की बाकी किताबों की तरह पुष्ट पर इस किताब पर भी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। और देखते हैं अंदर के मशमूलात। जंगलों तक
पहुंचना चाहता हूं। ये मजमून है प्रोफेसर इकबाल एजाज बेग साहब का। इसमें हम नात, दुआ, गज़ल अंदर गज़ल, इस मौज़ूआत के मैं यहाँ पर कुछ अर्ज करना चाहूँगा। जी इस शख्स ने जो मजमून लिखा है इकबाल बेग साहब ने, जी मैं कहता मैंने ज़िंदगी में इतना अच्छा मजमून नहीं पढ़ा। ऐसा लगता है कि उन्होंने हकीकी हनीफ तरीन को अपने इस मजमून में पेश कर दिया है। ये किताब मेरी आखिरी थी, ये किताब मेरी आखिरी थी। मैंने तब तहैया कर लिया था जी जी कि मैं शायरी छोड़ दूंगा, क्योंकि इस शायरी में रखा क्या है, कौन पूछता है शायरों को, शायरों की समाज में इज्जत क्या है। तमाम शायरी को, तमाम अदब को, तमाम अदबी हलकों को माफियात ने जकड़ लिया है, माफियात ने कब्जे में कर लिया है। और वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, प्रोफेसर लगा हुआ है, नाम में ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, जगह जगह इंटरव्यू करते फिर रहे हैं, और उन्हें उर्दू नहीं आती ठीक से। और ये लोग अपने, तो जाहिर है मैंने कहा भाई शायरी छोड़ो। संजय साहब, मैंने शायरी पक्का इरादा करके पूरा एक मजमून लिखा था इसमें कि नहीं, छोड़ के हम पैसा कमाएंगे, हम भी पैसा बनाएंगे, और हम इस माफिया को खरीदेंगे जो ये तमाम दुनिया हिंदुस्तान में फैला हुआ है। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि जनाब एक शख्स ने आके मेरी किताब का इजरा, इस किताब का इजरा किया, और इस किताब का उन्होंने इजरा करके ऐसी बातें, वहाँ पर हम, वो पाकिस्तान से आए थे, लाहौर से, मशकूर हुसैन याद साहब। मशकूर हुसैन याद साहब वो हैं जिन्हें पाकिस्तान के सारे बड़े इनाम मिले हैं शायरी पर, इंशाइया पर। इंशाइया का मुजिद असल में मशकूर हुसैन याद ही थे। वज़ीर आगा का नाम बाद में आता है, वज़ीर आगा ने लिख दिया, इन्होंने, इनको वैसे मशहूर थे। बारह उन्होंने जब कहा हनीफ तरीन, यार हम तो आपकी शायरी वहाँ बैठ के पढ़ते हैं पाकिस्तान में, हम आए तो किताबों में आपकी 2 किताबें पढ़ी हैं, आप जैसे लोग शायरी छोड़ दोगे तो तबाही हो जाएगी। और सुनिए हनीफ साहब, आजकल ज़माना शायरी का है, अब लोग शायरी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ने वाले नहीं है ज़्यादा। और साहब उन्होंने मेरी शायरी के कुछ गज़लें, कुछ शेर पढ़े, मुझे ऐसा वलवला लगा, मुझे लगा मैं आई बॉर्न अगेन, रीबर्थ हो गई मेरी, मैं दोबारा जिंदा हो गया। और जनाब उसके बाद मैं बैठा, और कैन यू बिलीव, मैंने पूरी एक किताब लिखी, लाला सहराई लिखी, यकीन करेंगे 28 दिन में है सारी गज़लें, 150 गज़लें दिन रात बैठ कर लिखता था। अच्छा, कोई ऐसा भी नहीं था जो सवाल था कि, तो मेरा एक दुआ ही अखबार एजाज में, मैंने कहा यार मेरी किताब गज़लें देख लो, कोई बहर था तो बाहर नहीं। तो उन्होंने कहा हनीफ साहब आप जो लिख दोगे मुस्तरद है तेरा ये कहा मुस्तरद है तेरा फरमाया हुआ। बोले यार शायरी कहाँ चली गई है दुनिया में, तुम्हें पता है कैसी थी? जी डॉक्टर साहब, ये मिल्टन ने दुनिया में आगे मजमून लिखा, और मुअर्रा इसकी पुष्ट पर लिखा है डॉक्टर ताबिश मेहदी साहब ने। हनीफ तरीन साहब फरमा रहे थे इस किताब के बारे में कि उन्होंने शायरी को मुनक़ता करने का इरादा बना लिया था, मन बना लिया था, लेकिन किस चीज़ ने इनको दोबारा शायरी की तरफ आमादा किया, एक शायरी की तरफ माइल किया। 12 जी डॉक्टर साहब फरमाना चाहते हैं कुछ? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस आदमी ने लिखा है कि आप बड़े शायर हैं, इतने बड़े आदमी ने लिखा, मैं बड़ा शायर नहीं हूँ। इसमें लिखा है डॉक्टर इकबाल वाजिद साहब ने एक तरफ फ्लैग पर, और दूसरी जानिब लिखा है मशकूर हुसैन याद साहब ने। ये 2 लाइनें पढ़ता हूँ डॉक्टर साहब की, और भी इनकी बहुत सारी किताबें हैं। बहरहाल हनीफ तरीन एक माने हुए शायर हैं, उनकी शायरी बड़ी शायरी है। उनकी शायरी महज खारशी एशिया का इजहार नहीं, बल्कि वो सतह के सीने को चीर कर अंदर से ऐसे मतालिब व मफाहिम के जौहर निकाल कर लाते हैं कि आदमी बस देखता रह जाता है। बातें और बहुत सी हैं, आगे चलते हैं, कारी खुद देखेंगे बाद में। गुलाम नबी साहब आप बड़े आदमी हैं, इसलिए कि कम से कम आपको ये एहसास हुआ, मैं नहीं जाता किसी के पास भी कि आप मेरा वो बनाओ। डॉक्टर साहब पस मंजर में मंजर बीघा करते हैं, मैंने इस पर एक मजमून भी लिखा है, पस मंजर में मंजर बीघा करते हैं का शायर डॉक्टर हनीफ तरीन साहब। हबीब ये जयंत परमार साहब हैं, जिन्होंने, जो खुद नज़्म के एक बड़े शायर हैं, और ये बनाया नज़्म की अहमियत को वो समझते हैं, और उन्होंने लिखा है डॉक्टर हनीफ तरीन साहब पर, और बहुत बेहतरीन अंदाज कवर पेज बनाया, तहसीन पेश किया है डॉक्टर हनीफ तरीन साहब ने। ये किताब छापी है तरीन पब्लिकेशंस ने, और ये जयंत परमार ने बनाया है। ये सरवर भी उन्होंने जयंत परमार साहब ने बनाया है, आप देख सकते हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, ये कल एंटीक्स में हो जाएगा।
जयंत परमार जैसा आदमी जो दलित शायरी का बादशाह है। किताब की खसूसियत देखिए, हनीफ तरीन साहब ने इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत मुख्तलिफ अपने गज़लों को मुख्तलिफ उन्वान दिए हैं, नज़में हैं ये, सॉरी, तो मुख्तलिफ अपनी नज़मों को मुख्तलिफ उन्वानात दिए हैं, जैसे इश्क रंग, इसके तहत याद रंग, हिजर रंग, ख्वाब रंग, दनक रंग, गज़ल नुमा रंग और गज़ल रंग, इन मौज़ूआत, इन उन्वानात के तहत उन्होंने ये अपनी नज़में कलम बंद की हैं। हम डॉक्टर हनीफ तरीन साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं एक किताब यहाँ दिखाना चाहता हूँ, मैं उन खुश नसीब चंद लोगों में से एक हूँ, 10वां आदमी हूँ हिंदुस्तान का, जिसके बारे में मकतबा जामिया ने फ़न और शख्सियत के नाम से पूरा मैगज़ीन निकाला। किताब नुमा है। किताब नुमा एक मारूफ रिसाला है जो दिल्ली से मकतबा जामिया लिमिटेड से छपता है। ये माहनमा रिसाला है। इन्होंने हनीफ तरीन साहब की शख्सियत और फ़न पर, जब ये सऊदी अरब में मुकीम थे उन दिनों, इन पर ये किताब नुमा का खुसूसी शुमारा जो तकरीबन 200 सफ़ात पर मुहित है, शाया किया है। 200 सफ़ात पर है। और इस किताब के इन्होंने बड़ी मारूफ शख्सियात पर, किताब नुमा एक वाहिद रिसाला है हिंदुस्तान का जिन्होंने 50 से ज़्यादा शख्सियात पर खुसूसी शुमारे शाया किए हैं। और उन शख्सियात के नाम देखिए, रशीद हसन खान, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्तबा हुसैन, गुलाम रब्बानी ताबा, शमसुर रहमान फारूकी साहब किताब नुमा के। और देखिए यह है खलीफ अंजुम नंबर, और ख्वाजा फारूकी नंबर, बहुत सारे 50 नंबर मैंने गिना है। मैंने इस माहनामे पर भी अपना मजमून लिखा है किताब नुमा की अपने खुसूसी शुमारों के आईने में। ये वाहिद रिसाला है हिंदुस्तान का जिन्होंने 50 से ज़ायद खुसूसी शुमारे छापे हैं और उर्दू ज़बान और अदब की मोतबर शख्सियात पर, जिनमें डॉक्टर हनीफ तरीन साहब भी खुश 11वां नंबर है और इनका नंबर 11वां। उन दिनों डॉक्टर मकतबा जामिया लिमिटेड के मैनेजर थे, इस किताब नुमा के एडिटर थे शाहिद अली खान साहब। हम मुबारकबाद पेश करते हैं मकतबा जामिया को और हनीफ तरीन साहब को भी, जिन्होंने इनको अहमियत दी उन दिनों जब हनीफ तरीन साहब सऊदी अरब में मुकीम थे और इनका यहाँ हिंदुस्तान के अदीबों, शायरों और लोगों, मैं कोई अर्ज करना चाहता हूँ, शाहिद भाई एक निहायत कड़वी शख्सियत के नाम से मशहूर हैं। वो अच्छे को बात नहीं करते थे। मुझे बुलवाया एक बार, मुझसे कहा सुनिए इधर, हाँ हनीफ साहब बड़ा लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, देखिए हम अभी एक किताब नुमा का वो पेश किया सऊदी अरेबिया में, मैंने एक फंक्शन किया था, उसकी तस्वीर थी, उसमें तस्वीरें कभी नहीं छपती थी अंदर, मैंने देखा तस्वीर अच्छी नहीं थी लेकिन तस्वीर, फिर कहा कि अब अगले में भी छाप रहे। ऐसा है कि हम अब चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई वो किया जाए, तो आप हमें किताबें दीजिए अपनी कुछ। मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत सी किताबें लाके उन्हें दे दी। जनाब मैं हैरान रह गया इसके अंदर, पता किन लोगों के मज़ामीन है, ज़रा मज़ामीन देखिए, ज़रा मज़ामीन देखिए किन लोगों ने इस पर मज़ामीन लिखे हैं, बताइए आप, लिखवाए उन्होंने। जी, हम मुख्तसर इख्तिसार के साथ इस शुमारे में छपे कुछ मज़ामीन के नाम गिनाते हैं और मज़मूनीगारों के। ये शख्सी और फ़िक्री तनाज़ुर में जो मज़ामीन शामिल हैं, इसमें इदारे लिखा है सोहेल अंजुम साहब इसके मुरत्तिब हैं और इदारिया उन्होंने लिखा है। इसके बाद आई के गुजराल साहब की तहरीर है हनीफ तरीन साहब पर। हनीफ तरीन की शेरी कायनात, यह है मजमून गोपी चंद नारंग साहब का। किताब सहरा वज़ीर आगा साहब का लिखा हुआ मजमून है। लाला सहरा निसार अहमद फारूकी साहब का लिखा हुआ मजमून है। और गज़लिया सियाक़ व सबाक़, इस उन्वान के तहत जो मज़ामीन शामिल किए गए हैं, 7 मजमून हैं। प्यास के फैलाव में, यह है राज बहादुर गौड़ साहब का लिखा हुआ मजमून। राज बहादुर गौड़ एक बहुत बड़ी शख्सियत थे उर्दू की। सहरा का मुसाफिर प्रोफेसर ज़हीर अहमद सिद्दीकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। हनीफ तरीन एक हर की शायर मुसव्विर सब्ज़वारी साहब का लिखा हुआ मजमून है। हनीफ तरीन एक महजरी शायर, यह है मजमून प्रोफेसर काजी उबैदुर्रहमान हाशमी साहब का। अक्स गज़ल नुमा ज़हीर गाजीपुरी का तहरीर किया हुआ मजमून है। हनीफ तरीन की गज़ल गोई एजाज़ अली अरशद साहब का मजमून है। नज़्म आबाद, जो हनीफ तरीन साहब की नज़्म पर मजमून लिखे हैं। फितरी मैलान के तहत फ़हीम आज़मी साहब ने लिखा है। हनीफ तरीन ज़हीन व ज़कीर हिस्स शायर, हमदी कश्मीरी का तहरीर किया हुआ मजमून है। और भी मजमून है, बहरहाल ये बहुत लंबी तफसील है। यह फ़ारूक नाज़की साहब का मजमून, धरती पूजा की एक और मिसाल,
बहरहाल और बहुत प्रोफेसर बड़े नाम हसन हैं, शम्स मनाजिर रहमान। घरगानवी, असलम हनीफ, हकीम मंजूर, अब्दुल अहद साज, शहनाज परवीन, अब्दुल समद, सलाहुद्दीन परवेज़, प्रोफेसर सईदा हिना, कमर संबली, आलम खुर्शीद, यह डॉक्टर और राय बहुत सारी है। ऐसे हमारे पास वक्त की किल्लत है, हम बहुत सारा बताते हैं आपको नाज़रीन, लेकिन अब जब हनीफ तरीन साहब की खुशुमारे का मुताला भाई ये तो आप हाँ, यकीनन दो आप तीन मुतासिर किताबें और दिखा दीजिए और बातें दूसरी कीजिए। डॉक्टर नीति साहब आपकी ये दिखाइए, ये देखिए, ये अरबी की किताब है, ये हिंदी की किताब है, ये अरबी शायरी, इसमें क्या है नितिन साहब? इसका तर्जुमा है जनाब किताब सहरा का। ये शम्स शम्स कमाल अंजुम, शम्स मदनी साहब की किताब है। शम्स कमाल अंजुम, नहीं, शम्स प्रोफेसर मदनी। शम्स कमाल अंजुम आजकल वहाँ है आपके राजौरी में। तो किताब पर जो नाम लिखा है मैं ये बता रहा हूँ, शम्स मदनी उन दिनों वो लिखते थे, आज वो शम्स कमाल अंजुम हो गए हैं। इस किताब का तर्जुमा किया है डॉक्टर नितिन साहब ने। ये अरबी ज़बान की किताब है और ये अ कलेक्शन ऑफ उर्दू पोइट्री, उर्दू नज़मों का मजमुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। यह डॉक्टर नितिन साहब की हिंदी में शाया किताब, इस किताब का नाम है, हिंदी में क्या लिखा है सर? दलित आक्रोश, इस किताब का नाम दलित है। गुस्सा, दलितों पर लिखी गई एक अहम किताब, इसका मुताला ये ज़रूरी है। देखिए इस किताब की पुष्ट पर हिंदुस्तान के साबिक सदर और मरहूम अबुल कलाम साहब आज़ाद साहब की तस्वीर है। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। हनी तरीन साहब ने अंग्रेज़ी में भी किताब लिखी है। अंग्रेज़ी किताबों, ये इनकी नज़्म दलित क्राई है, द ट्रूथ ऑफ टेररिज्म। ये देखिए अंग्रेज़ी ज़बान में भी इन्होंने अपनी फनकारी का सबूत। देखिए ये इसका टाइटल देखिए, ये मैंने कराया था, रोबोटिक हैंड, मशीनी हाथ इंसानों के खून से पी रहा, खेल रहा है इन द नेम ऑफ पीस। अमन के नाम पे गरीबों के, खासतौर से मुसलमानों के खून से रोबोटिक हैंड यानी मशीनी हाथ, मशीनों के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, एटॉमिक पावर के ज़रिए कैसे खेल रहा है। और उसके ऊपर द ट्रूथ ऑफ टेररिज्म। व्हाट इज दैट? द ट्रूथ ऑफ टेररिज्म इज, ऐसी किताबें हैं जिन पर अगर गुफ्तगू की जाए तो बहुत तफसील घंटों तो है। तो बहरहाल इनकी किताब है दलित कविता जाग उठी। इसमें दलित आंदोलन, दलित बुनियादी तौर पर मौजू रखा गया है। और ये किताब जो इनकी वाहिद किताब है, तरतीब है ज़हीर गाज़ीपुरी शख्सियत शायरी, यह नितिन साहब की वाहिद तरतीब शुदा किताब है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नितिन साहब, आप बुनियादी तौर पर नज़म के शायर हैं। आप नज़म कहना पसंद करते हैं या गज़ल? मैं दोनों कहना पसंद करता हूँ। वक्त और जगह पर मुनहसर कहाँ बैठ के आप लिख रहे हैं उसके लिए इन्वायरमेंट भी चाहिए। बहरहाल मुझे नज़म लिखना मेरे लिए बड़ा आसान है जी। तो आपके मुआसिर शायर भी बहुत बड़े बड़े गुज़रे हैं और इस वक्त मौजूद भी हैं आपके दरमियान जो शायरी कर रहे हैं और आला मकाम पर फाइज़ हैं। कुछ ऐसे लोगों के नाम बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को जो आपकी पेश हैं इस वक्त शायरी में, उर्दू शायरी में, उर्दू नज़म में? देखिए बहुत से नाम हैं, बहुत से लोग हैं। हमारे ज़माने के नसीर अहमद नासिर साहब हैं और अब ये कुछ नज़में अच्छे लिख रहा है, आलम खुर्शीद और खुर्शीद दूसरे खुर्शीद जो हैं, खुर्शीद अकबर साहब हैं। ये गज़ल के भी शायर हैं और नज़म के बहुत अच्छे शायर हैं ये। उसके अलावा महाराष्ट्र में और बिहार में बड़े अच्छे नज़म कहने वाले लोग हैं और मुस्तकिल कह रहे हैं। और अब मैं पिछली बार हमारे यहाँ मुझे मुशायरा हुआ था, मैंने वहाँ दो लड़कों की गज़लें सुनी, उनका ऐसा डिक्शन था कि मैं हैरान रह गया। तो ये है कि आने वाले जो लड़के हैं, आने वाले लोग हैं, बड़े अच्छे शायरों में कश्मीर से देखा जाए तो बशीर चिराग साहब हैं। बशीर चिराग साहब हमारी बज़्म के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कश्मीर के, भले कश्मीर के अफेयर्स को पूरी तरह वही देखते हैं। बशीर चिराग साहब के साथ ही मिल के हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया और हकीकत बात यह है कि अगर वो मेरे साथ वहाँ नहीं होते तो मैं इतना कामयाब, इतना अच्छा फंक्शन नहीं करता। बशीर साहब भी बड़े शायर हैं, बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं, नज़में भी बेहतरीन कहते हैं, गज़लें भी। अभी उनके गज़लों का मजमुआ आने वाला है, अभी उनका तनकीदी जायज़ा उन्होंने लिया है बहुत से शायरों का, वो भी आने वाला है। उसके अलावा उनको उर्दू से छोड़िए,
اردو ان کے لیے ایک کشمیری کو اردو میں شاعری کرنا بڑی بات ہے. وہ کشمیری کے بڑے شاعر ہیں. حکیم منظور کے خاص الخاص دوستوں میں سے ہیں, خاص الخاص ان لوگوں میں سے ہیں جن سے وہ مشورہ کرتے تھے, اور وہ بے چین رہتے تھے جب تک بشیر چراغ وہاں نہیں آ جائے ان کے گھر میں. میں نے پرتاپ پارک میں بشیر چراغ کا ذکر جب سنا تھا, میں جانتا بھی نہیں تھا بشیر چراغ صاحب کو, خالی جانتا تھا شاعری کے ذریعے ان کا جو کلام چھپتا ہے میگزینوں میں یہ وہ, کہ کوئی بشیر چراغ صاحب بھی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو آج کے شعراء ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ عہد حاضر میں جو پیدا شدہ مسائل ہیں, موضوعات ہیں, ان کو اپنی شاعری میں اجاگر کرتے ہیں؟ ارے صاحب میں بڑا خوش ہوں. ابھی ہمارے ایک مشاعرہ ہوا تھا, نسیم بیگم نے ایک نظم پڑھی تھی, اور جتنی بھی وہاں پہ شاعرات نظمیں غزلیں پڑھی, کمال کی پڑھی. ہمارے آنے والی نسل کمال کی ہے. میں بڑا پر امید ہوں, پہلے نہیں تھا میں پر امید. یہ کیا ہے یہ؟ اب میں ان کی بات نہیں کر رہا جو گلے پھاڑ پھاڑ کے بڑے بڑے مشاعرے لوٹتے ہیں, کیونکہ مشاعروں میں 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مشاعرہ دیکھنے آتے ہیں, سننے نہیں آتے, مشاعرہ دیکھنے آتے ہیں. وہاں پر ٹھمکے چلتے ہیں, وہاں پر ایکٹنگ چلتی ہے, وہاں ایکٹنگ چلتی ہے, وہاں وہ پرتاپ گڑھی کی وہ چلتی ہے, اور وہ بیوقوف بناتے ہیں. وہ شاعری واری تھوڑی کرتے ہیں, وہ تو ایک پولیٹیکل شاعری ٹائپ کی کر کے واہ واہ کرا رہے ہیں, اور بڑے شاعر ہو گئے. حالانکہ ان کے پاس آواز ہے, بس کہنے کا وہ انداز ایسے ہی تو مشاعرے کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے ہمارے یہاں. جی ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. جانتے ہیں کہ ڈاکٹر احمد تیری صاحب سے ان کے چند بہترین شعر, 6 ایسے شعر جو ان کو زیادہ پسند ہے. ایسے تو بہت سارے اشعار ہیں جو وہ کہنا چاہیں گے, لیکن ہم 6 ہی شعر آپ کو سنانا تاکہ ہمارے ناظرین بھی زیادہ بور نہ ہوں. 6 شعر ایسے سنائیں. دیکھیے صاحب, مجھے اب شاعر کو اپنا ہر کلام موجود ہوتا ہے, لیکن اب جو مجھے یاد چلا جائے گا وہ میں کہوں گا. میں مزاحمتی شاعری کر رہا ہوں. میری شاعری مزاحمت ہے. مزاحمت وہ مزاحمت ہے جو علامہ اقبال کے دور میں شروع ہوئی تھی اور جو جاری و ساری رہے گی, کیونکہ ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے, سوائے اپنی خواہی کے, غریبوں کی خواہی کے, اپنے قوم مسلمانوں کی خواہی کے کچھ نہیں دیکھا. ہم نے کبھی فتح ہی نہیں سنا. ہم نے ہمیشہ سنا کہ ہم ہارے ہیں. شعر پیش کرتا ہوں کہ اداس ذہنوں کو لفظوں سے نور کیا دے گی. میرے مولویوں پر ہیں, 3 طلاق پاس ہو گیا, کس نے پاس کرایا؟ ان مولویوں کی وجہ سے ہوا ہے. اگر انہوں نے کورٹ کی بات مان لی ہوتی, آج نہیں, شاہبانوں کے زمانے میں, تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. یہ مسلم پرسن اللہ, ان میں سے آج لوگ تو مجھے لگتا RSS کے ممبر اتنی بڑی داڑیاں رکھ کے. بہرحال اداس ذہنوں کو لفظوں سے نور کیا دے گی, کتاب فکر کے جب حاشیے ہی کالے ہیں. اور شعر دیکھیے کہ جبر و ظلمت سے جو 2 ہاتھ کرتے ہیں حنیف, جبر و ظلمت سے جو 2 ہاتھ کرتے ہیں حنیف, ان کے سر پر روشنی کے قتل کا الزام ہے. کیا بات ہے, ان کے سر پر روشنی کے قتل کا الزام ہے. اور شاید اس دور کا وہ شخص پیمبر ہوگا, شاید اس دور کا وہ شخص پیمبر ہوگا, ظلم سہ کر بھی جو ظالم کو دعا دیتا ہے. اور شعر دیکھیے, گولی کے سامنے ہے جو, میری یہ غزل ہے, بوسیدہ اچکنوں میں چھپی آن بان ہوں, میں بھی کسی عروج کا مٹا نشان ہوں. اور یہ میری غزل ہے پہلی کتاب میں 1982 کی. اس کا شعر ہے کہ گولی کے سامنے ہے جو, گولی کے سامنے ہے جو پتھر لیے حنیف, گولی کے سامنے ہے جو پتھر لیے حنیف, میں ان جیال بچوں کی جرات کا مان ہوں. اور جو زلزلوں کی, بشیر چراغ کے نام میں نے یہ جب میں لکھ رہا کہ نام کرتا ہوں یہ شعر, کہ جو زلزلوں کی گود میں پلتے ہیں صبح و شام,
جو زلزلوں کی گود میں پلتے ہیں صبح و شام، ان آتشی پہاڑوں کا میں ایک جہان ہوں، گولی کے سامنے ہے جو پتھر لیے حنیف، میں ان جیالے بچوں کی جرات کا مان ہوں، بوسیدہ اچکدوں میں چھپی آن بان ہوں، میں بھی کسی عروج کا مٹتا نشان ہوں۔ اور ایک شعر اور پیش کروں گا جو میں نے غلام نبی صاحب آپ جیسے لوگوں کے لیے لکھا ہے۔ ہم ناز کرتے ہیں ایسے نوجوانوں پر، ایسے اردو کشمیر کے خاص طور سے آپ کے اوپر کہ آپ اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں، آپ اردو کو اپنا دماغ کا تیل اور جسم کا تیل دے کے اس بتی کو جلا رہے ہیں اردو کی۔ ہم بہت خوش ہیں آپ سے۔ آپ کے نظر یہ شعر ہے ہمارا کہ ڈالا ہے نیا بیج، ڈالا ہے نیا بیج خیالوں کی زمین میں، ڈالا ہے نیا بیج خیالوں کی زمین میں، ممکن ہے نئی فصل بہاروں سے ملا دے، اور چل جائے گا تو بھی تو میرے ساتھ ذرا سوچ، جل جائے گا تو بھی تو، جل جائے گا تو بھی تو ذرا سوچ، جل جائے گا تو بھی تو میرے ساتھ ذرا سوچ، اس شعلہ نفرت کو نہ یوں اور ہوا دے، خاموشی پہاڑ ایسی ہے ہم کو نہ مٹا دے۔ غلام نبی صاحب، یہ جو کچھ ہوا ہے تاریخ کی اہم تاریخ میں یہ عجیب حادثہ ہوا ہے جو کہ بھی ایک دفعہ کو ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ تاریخی غلطی ہوئی ہے تاریخ کے اندر ہمارے ملک سے کہ خاموشی پہاڑ ایسی ہے ہم کو نہ مٹا دے، خاموشی پہاڑ ایسی ہے ہم کو نہ مٹا دے، تو میری آواز میں آواز ملا دے، تو میری آواز میں آواز ملا دے، خاموشی پہاڑ ایسی ہے ہم کو نہ مٹا دے۔ صاحب نے آپ کو بہت اچھے بہترین عمدہ محظوظ کرنے والے اشعار سنائے ہیں۔ نتنی صاحب کی شاعری جتنا آپ سنیں، جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ سنیں گے، آپ ان کو ہر شعر آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ان کو بار بار سننے کی فرمائش کریں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، وقت کی پابندی ہے سمجھتے ہیں، تو جانتے ہیں نتنی صاحب آپ ان دنوں کالم بھی لکھ رہے ہیں۔ کیا کالم لکھنے کی کون سے ایسے کون سی وجوہات ہیں جنہوں نے آپ کو کالم لکھنے پر؟ دیکھیے، شاعری میں کالم سے اچھا شاعری کر سکتا ہوں انہیں چیزوں پر، لیکن میں مجبور یوں ہو گیا کہ جسے دیکھیے کالم لکھ رہا ہے، ارے بھائی تم کالم لکھ کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو، ارے بھائی تم اردو میں کالم لکھ کے اردو کو بچا رہے ہو، جسے دیکھو اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بننا تکا۔ تو میں چاہتا ہوں اپنے کالموں میں کردار ڈالوں اور کہوں او کالم لکھنے والوں ان چیزوں پہ لکھو جو ضروری ہیں، تعلیم پر لکھو، اس پہ لکھو کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، وستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آج کے جو حالات ہیں، یہ ملک لنچستان بن گیا ہے، ہمارا ملک یہ ملک ریپستان بن گیا ہے۔ اس وقت کے حالات میں خاص طور سے مسلمانوں کو میرا مشورہ ہے، ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، صبر کو اتنا بڑھا دو کہ کوئی ایک چپت مارے تو دوسرا گال دے دو، لیکن جب بھیڑ گھیرے تو مرنے سے پہلے ایک دو کو مارو، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو وہی قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں جن میں زندہ رہنے کا جذبہ ہو، جن میں زندہ رہنے کا شعور ہو، جن میں لڑنے کا شعور ہو۔ لڑنے کا مطلب ہاتھ پیروں سے لڑنا نہیں ہے، لڑنا دماغ سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک دہلی میں عالمی اردو مجلس دہلی کے صدر بھی ہیں۔ یہ ایک انجمن ہے جو آپ نے اردو زبان و ادب کی ترقی ترویج کے سلسلے میں قائم کی ہے۔ اس مجلس کا، اس بزم کا کیا مقصود و مدعا ہے؟ مختصر انداز میں بتائیے۔ ہم اردو کی ترویج و ترقی کے لیے پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خالی مشاعرے کرنا نہیں چاہتے، خالی مقالے نہیں پڑھوانا چاہتے، بلکہ ہمارے دماغ میں ایک براڈر کنسپٹ ہے کہ کوئی ایسی بلڈنگ ہو
जहाँ पर उर्दू वाले जमा हो, उर्दू वाले जमा हो के वो लोगों की हो, मेरी नहीं हो। मैं चाहता हूँ एक ऐसा इदारा कायम हो। नंबर 1 वो न ये बज़्म चल सकती है, बद में आलमी उर्दू चलती नहीं अगर आप जैसे लोग, बशीर चिराग जैसे लोग, सईद भाई जैसे लोग, अरशद आहंगर जैसे लोग ये मेरे साथ शामिल न होते और सिर्फ मतलबी लोग शामिल होते कि अपने आप को शोहरत देने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आए, फंक्शन करे। अरे भाई, शोहरत, इज्जत, दौलत आनी जानी, मिल मिल जाए, छिन छिन जाए, हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी गाता जाए, रोता जाए। अरे भाई, दर्द के रिश्ते होते हैं। कौम का दर्द महसूस करो, मुल्क का दर्द महसूस करो, मुल्क से प्यार करो, कौम से प्यार करो, जबान से प्यार करो, तहजीब से प्यार करो। नीचे देखो, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं इससे कन्विंस नहीं हूँ जो आप कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको अपना सगा भाई जैसा समझता हूँ। क्यों? क्योंकि उर्दू के मरने मिटने वाले लोगों से हैं। आप ना कमाई के लिए कर रहे हैं ये, ऐसे वो है हमारा दोस्त ये बशीर चिराग, ऐसे अरशद है, ये सब लोग पैसे के पीछे नहीं। बिल्कुल 80% लोग जिनको उर्दू नहीं आती PhD कर गए। जी नाजरीन, हनी तरीन साहब की ये मजलिस जो है आलमी उर्दू मजलिस दिल्ली इसका नाम है, ये पिछले 4 सालों से बहुत मुतहरिक है। दिल्ली में इन्होंने कश्मीर दिल्ली कश्मीर यूनिट भी इसका कायम, लखनऊ में इन्होंने आप झारखंड जा रहे हैं, हम झारखंड जा रहे हैं, झारखंड में प्रोग्राम करने वाले हैं। इस इदारे के तहत उन्होंने कई प्रोग्राम किए हैं आज तक, मुशायरे, सेमिनार उन्होंने किया है, कई उदबा और शुरा को उन्होंने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कश्मीर में एक सेमिनार करना चाहता हूँ और आप लोग गवाह रहिए। मैं आपको चाहता हूँ ये मुझे बताएं आप कब वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि मैं इतना अमीर तो होने के 10 आदमियों को पैसे दे के बुला लूँ, मेरा तो कोई कमाई का जरिया ही नहीं, मैं तो अब रिटायर्ड आदमी हूँ। तो जब आप गुलाम नबी साहब वहाँ आएंगे, हम वहाँ के सबसे बड़े उर्दू के शख्स, सबसे बड़े कश्मीरी के शख्स और सबसे बड़े अंग्रेजी के शख्स हामिदी कश्मीरी के लिए एक प्रोग्राम करना चाहते हैं 2 दिन यूनिवर्सिटी के अंदर, और मुझे उम्मीद है बशीर चिराग साहब भी हमारा वहाँ साथ देंगे और हमारे वाइस चांसलर वहाँ के जो हैं उन्होंने हमसे वादा भी किया, तलत अहमद साहब ने। तो आप ये बताइए आप कब चल रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हम यहाँ के कुछ लोगों को भी बुलाएंगे, वहाँ पर हालात ठीक हो जाएंगे तो हम चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हालात कभी ठीक नहीं होते साहब, ऐसे आपको इन्हीं हालात से समझौता करना है। डॉक्टर साहब, आज की जो नौजवान नस्ल है जो उर्दू ज़बान अदब में लिख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? उनके लिए ये पैगाम रहेगा, मेहनत करें, लिखें, दिन रात लिखें, छपें, जितना हो सके छपें, कोशिश करें और एक ही चीज़ पर कोशिश करें, शोहरत के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप शोहरत में पड़े तो आप ख़त्म हो जाएंगे। आप यकीन करेंगे, गोपी चंद नारंग ने मुझे 3 बार 4 बार कहा, हनीफ तू बहुत अच्छा लिख रहा है, हनीफ तू बहुत अच्छा कर रहा है, शोहरत के चक्कर में मत पड़। मैं चाहता था कि मुझे बड़े बड़े इनाम मिले, वो सुपारिश करे, बोले नहीं मैं नहीं करूँगा तेरी सुपारिश, तू बहुत अच्छा लिख रहा है। अच्छा लिखने वालों को ज़िंदगी मरने के बाद वो शोहरत मिलती है, वो शोहरत जो ज़िंदगी में मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं है। आज नाचने गाने वाले शाहरुख खान, फलाने खान, नाजरीन लड़कियां, वो ज़्यादा मशहूर है उन लोगों से जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया है। तो शोहरत एक अलग चीज़ है और काम एक अलग चीज़ है। काम कीजिए, काम कीजिए, काम कीजिए, यही काम आएगा। गुलाम नबी साहब, मैं आपका कितना मशहूर हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं इंटरव्यू नहीं देता हूँ। मुझे बशीर चिराग साहब ने वहाँ गुलशन TV में ले गए, बशीर चिराग साहब ने मुझे बहुत सी जगह वहाँ पर खड़ा किया। मैं सही बता रहा हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप बशीर साहब से पूछिएगा जब मेरे, वो मुझे ज़बरदस्त आना है आपको। तो वहाँ की TV चैनल से मुझे कई बार बुलाया, मैं 1 बार गया। तो मैं काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं ये भी उम्मीद करता हूँ मैं मर जाऊँगा कल। फरमा रहे थे गुफ्तगू डॉक्टर हनी तरीन साहब के साथ। डॉक्टर हनी तरीन साहब उर्दू ज़बान का एक मारूफ नाम है, एक बेहतरीन शायर और मुअल्लिज। मुख्तलिफ मुल्कों में इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। डॉक्टर हनी तरीन साहब के साथ सारी बातें नहीं हो सकी, इनसे फिर कभी मुलाकात करेंगे, अपने प्रोग्राम में इन्हें फिर मदऊ करेंगे और इनसे बहुत सारी बातें जानेंगे। कश्मीर से मुतल्लिक इनसे बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करनी हैं और इनकी किताबों के बारे में अंदर की जो इनका इजहार, इनका तशख़्ख़ुस और इनकी फ़िक्र, इनका जज्बा,
ان کی شاعری میں وہ بہت سے میلانات ہیں جن کے بارے میں جانیں گے. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کریں گے. ہماری اس قلمکار سے ملاقات کی اس کڑی کو آگے بڑھانے میں ہمارا تعاون کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ہمیں اجازت دیجیے. میں غلام نبی کمار آپ سے اجازت لیتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.